हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड ईयर क्लास में पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध का हम अध्ययन करेंगे। अब आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि हैदर अली के समय प्रारंभ हुए थे, तो वह युद्ध अब आगे जाकर वापस से ऐसे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इन युद्धों का जो चलन है वह 4 बार मैं बता चुका हूँ कि 4 बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। तो हमने पहले आंग्ल मैसूर का अध्ययन हम कर चुके हैं, जिसमें मद्रास की संधि हुई थी। तो मद्रास की संधि जब कंप्लीट हो चुकी थी तो उसके पश्चात हम ये कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए युद्ध विराम हो गया। ये संधि स्थायी नहीं रह पाई। स्थायी न रहने के कारण हुआ यह है कि दोबारा से अंग्रेजों व और मैसूर के शासक हैदर अली के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया और इस विवाद के चलते हुए पुनः आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वह 1780 से 1784 ईस्वी तक चला। जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1780 से 1784 ईस्वी तक चला। 4 वर्ष तक यह युद्ध कंटिन्यू रहा था। अब कारण क्या था आखिरकार इस युद्ध के वापस शुरू होने के पीछे? क्योंकि यह युद्ध भी हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ है। तो आखिरकार कारण क्या रहा कि हैदर अली को वापस युद्ध करना पड़ा, हैदर अली को पुनः आक्रमण के लिए जाना पड़ा? इसके पीछे क्या कारण उत्तरदायी थे, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो हैदर अली की तरफ से यह कारण था कि हैदर अली ने यह आरोप लगाया कि जब हमने संधि की शर्त तय की तो संधि में यह बात तय की गई थी कि अगर एक दूसरे पे कोई आक्रमण होगा तो हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो इसका वचन आपने भंग किया है। तो हैदर अली ने वचन भंग का आरोप लगाया। अब वचन भंग कब हुआ था 1771 ईस्वी में। 1771 ईस्वी में कैसे हुआ? 1771 ईस्वी में जब मराठों ने आक्रमण किया था तो उस समय अंग्रेजों ने हैदर अली को कोई सहायता नहीं दी। जब हैदर अली पर मराठों ने आक्रमण किया था तो अंग्रेजों ने हैदर अली की कोई सहायता नहीं की, जिसके कारण क्या हुआ कि वचन भंग तो हैदर अली की तरफ से तो बहुत पहले ही हो चुका था। परंतु हैदर अली उस समय इस स्थिति में था नहीं कि वह किसी प्रकार से अंग्रेजों से दुश्मनी मोल ले। उसने समय का एक कह सकते हो अच्छा इंतजार किया। अच्छा इंतजार करने के बाद में ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो इसके पश्चात यह हुआ कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की स्थिति के लिए सबसे पहले आरोप किसने लगाया? हैदर अली ने। उधर अंग्रेज भी यही बात बोल रहे हैं कि जहां पर हमें आवश्यकता है, आपको हमारा मित्र होना चाहिए, आप हमारे दुश्मन फ्रांस का सहयोग करते हो, आपकी फ्रांसीसियों से मित्रता है, आप फ्रांसीसियों से मित्रता ना रखें। यह आरोप उन्होंने लगाया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि द्वितीय आंग्ल मैसूर की स्थिति उत्पन्न हुई। एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए हर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाता ही रहता है, परंतु यह स्थिति 1780 में स्पष्ट हो गई। तो हैदर अली ने वचन भंग का आरोप लगाकर क्या किया? अब उसने स्थिति तैयार कर ली। तो हैदर अली ने क्या किया? हैदर अली ने निजाम और मराठा के साथ क्या किया? संधि कर ली। निजाम और मराठाओं के साथ संधि कर ली। अब यहां पर त्रिगुट वापस निर्माण हो रहा है, जैसा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो त्रिगुट का निर्माण है वो अंग्रेज कर रहे हैं, वही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में त्रिगुट का निर्माण हैदर अली कर रहा है। हैदर अली निजाम और मराठाओं को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लेता है और युद्ध का निर्माण करता है। अब हैदर अली ने क्या किया? हैदर अली ने इन तीनों का गुट बनाकर, अपने खुद का तीनों का गुट बनाकर उसने क्या किया? कर्नाटक पर आक्रमण किया। कर्नाटक पर क्या किया? आक्रमण किया। कर्नाटक पर आक्रमण कब किया? 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण किया गया। यह तीनों लोग मिलकर आक्रमण करते हैं कर्नाटक पर और कर्नाटक पर इनकी विजय भी होती है। इस युद्ध में विजय भी इसी गुट की
होती है और कर्नाटक पर अधिकार इनका हो जाता है। अब अंग्रेजों को पता चल गया कि आखिरकार हमने जो त्रिगुट वाला जो षड्यंत्र रचा था वह षड्यंत्र अब हैदर अली भी रचने लग गया। अब ये हमारी चाल हम पे ही उल्टी पड़ गई। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने भी वही काम किया। अंग्रेजों ने निजाम को और मराठाओं को ना हटा दिया। अंग्रेज ने क्या किया, इन दोनों से बातचीत कर ली, गुप्त संधियां कर ली और प्रलोभन देकर बोला कि आप युद्ध में शामिल मत होइए, आपको युद्ध में शामिल होने की जरूरत नहीं है, आप हैदर अली का पक्ष छोड़ दीजिए, हम आपको यह प्रदेश देंगे, इतना धन देंगे। तो वो बातें कर कर निजाम और मराठा को अलग कर दिया गया। इसी तरीके से हैदर अली ने अलग किया था, हैदर अली को भी यही स्वाद चखना पड़ा। तो अब क्या हो गया, अब वह अकेला हो गया। कर्नाटक युद्ध तक तो तीनों साथ थे, परंतु अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी कूटनीति का सहारा लिया और इनमें फूट पटक दी और फूट पटकने के कारण क्या हुआ, यह अलग अलग हो गए। अब अलग अलग हो गए यह लोग, तो अब आखिरकार बात होती है कि इनके अलग होने के पश्चात आखिरकार स्थिति क्या रही होगी। अब वहां पर कर्नाटक में क्या स्थिति रही होगी, आगे मैसूर में क्या स्थिति रही होगी, मद्रास में क्या स्थिति रही होगी, तो वो बातें हम यहाँ पर करेंगे। अब हैदर अली अकेला रह गया, परंतु इसने कुछ भी एक तरह से कह सकते हो अपने दिमाग में किसी भी प्रकार से कोई भी फिजूल बातें नहीं सोची। उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्या किया, पोर्टो नोवा की लड़ाई लड़ी। पोर्टो नोवा का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ। पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ, 1781 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि हैदर अली की पराजय हुई। इस युद्ध में क्या हुआ कि हैदर अली की पराजय हो गई। हैदर अली इस युद्ध में नहीं जीत पाया। पोर्टो नोवा का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में अंग्रेजों से हैदर अली पराजित हो गया। इसके बाद में जो हुआ, बैथनूर नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसकी सेना आई थी तो उसको पराजित किया गया। बैथनूर को क्या किया, पराजित किया। किसने किया, हैदर अली ने। अब हैदर अली की क्या हुई, विजय हुई। कर्नाटक के युद्ध में विजय रहा, पोर्टो नोवा की लड़ाई में पराजित हो गया और वापस बैथनूर से लड़ाई में यह विजय पा ली। और यह बैथनूर की लड़ाई भी 1781-1782 के बीच में ही हुई थी। बैथनूर से जो लड़ाई हुई थी ना, 1781 से 82 के बीच में हुई है। अब हुआ यह है कि लगातार इतने युद्धों में सक्रिय होने के कारण क्या हुआ, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। कब होती है, 7 दिसंबर 1782 ईस्वी। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। जब द्वितीय आंग्ल मैसूर अपने चरम पर था, जब हैदर अली का पक्ष जीतने वाला था, ऐसे समय में क्या हुआ कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में। अब मैसूर की जो सत्ता है वो किसके हाथ में आती है, मैसूर की सत्ता अब हाथ में आ जाती है टीपू सुल्तान के हाथ में। टीपू सुल्तान के हाथ में। यह क्या होता है कि इसे अग्रिम रूप से ही 7 दिसंबर 1782 को ही गद्दी पर बैठा दिया जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान को क्या करते हैं, 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को ही सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। कारण क्या होता है, क्योंकि हैदर अली मर चुके हैं, युद्ध की स्थिति में मरे हैं, युद्ध सक्रिय था, अंग्रेजों से युद्ध चल रहा था, आखिरकार उन्हें एक शासक चाहिए था और उस समय हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान वहां उपलब्ध था। तो टीपू सुल्तान को तुरंत मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया जाता है और उसे सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। अब मैसूर की सत्ता परिवर्तित हो चुकी है, तो हैदर अली ने जो युद्ध शुरू किया था उसको आगे किसने रखा, टीपू सुल्तान ने। इसे आगे जारी रखा। ठीक है, इसे बंद नहीं किया, मैसूर के युद्ध को उसने बंद नहीं किया है। 1782 में मृत्यु हो चुकी है, डेट देखिए आप, 7 दिसंबर 1782 मृत्यु हुई है और यहाँ पे 1784 ईस्वी तक
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला है। तो आखिरकार इतने समय उसने किया क्या, उसने युद्ध को आगे जारी रखा। जिस युद्ध का प्रारंभ हैदर अली ने किया था, उसी युद्ध को टीपू सुल्तान ने आगे जारी रखा। पोर्टोनोवा की लड़ाई, बैतनूर की लड़ाई और कर्नाटक का युद्ध, ये हैदर अली के नेतृत्व में हुआ। अब टीपू सुल्तान क्या करते हैं, टीपू सुल्तान लगातार 1782 से लेकर 1784 ईस्वी तक अंग्रेजों से लड़ते रहते हैं। परंतु यह लड़ाई क्या होती है, छोटी छोटी लड़ाइयां होती हैं। कोई विशाल युद्ध टीपू सुल्तान ने उस समय नहीं लड़ा। उसने समझदारी से काम लिया, उसने अंग्रेजों से कोई बड़ा युद्ध नहीं किया, उसने बहुत छोटे छोटे युद्ध किए, आसपास की झड़पें हुई और यह युद्ध 1782 से 1784 ईस्वी तक चलता रहा। अब ऐसे समय में क्या हुआ कि आगे जाकर 1784 ईस्वी में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य, अंग्रेज व टीपू सुल्तान के मध्य क्या होता है, संधि हो जाती है। कौन सी संधि होती है इनके बीच में, मंगलोर की संधि। इनके बीच में होती है मंगलोर की संधि। ठीक है, यह मंगलोर की संधि क्यों होती है, किस कारण होती है, इसका कारण मैं आपको स्पष्ट करता हूं। मार्च 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हुई थी। कारण यह था कि न तो नवोदित सुल्तान, यानी नया नया जो राजा बना टीपू सुल्तान, वह युद्ध के पक्ष में था, न वह इतने समय तक युद्ध जारी रख सकता था, न ही अंग्रेज इस तरह की क्षति उठा सकते थे। दोनों के दोनों पक्ष युद्ध नहीं करना चाहते थे। उस समय दोनों पक्ष कमजोर थे, दोनों के पास किसी प्रकार से आगे युद्ध जारी रखने की संभावना नहीं थी। हालांकि अगर हैदर अली की मृत्यु नहीं होती 7 दिसंबर को, तो शायद हैदर अली मजबूर करता उन्हें कि आप युद्ध में हार गए और अब मेरी संधि स्वीकार करो। परंतु हुआ यह कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई, मंगलोर की संधि हुई, और मंगलोर की संधि जब हुई तो उसकी शर्तें क्या थी। अब हम शर्तों पे डिस्कस कर लेते हैं, आखिरकार शर्तें क्या थी। तो जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिस तरह का अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं कि आखिरकार यह लोग किस तरह की संधियां करते थे, तो पहली बात तो कंपल्सरी डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए कि जितने भी अंग्रेजों ने संधि की है, अंग्रेजों की संधि में एक बात कॉमन है, युद्ध की क्षतिपूर्ति। दूसरी बात कॉमन है कि अगर आप पे कोई आक्रमण करेगा तब हम सहायता करेंगे, हम पे कोई आक्रमण करे तो आप सहायता करना, अब हम मित्र हैं। तो यह दो शर्तें तो हमेशा हर संधि पे लागू होती है। फिर तीसरी शर्त थी कि एक दूसरे के युद्ध बंदियों को एक्सचेंज करो, यानी जो भी युद्ध में बंदी बनाए गए थे उन्हें एक्सचेंज करने की बात की गई। और जो चौथी शर्त है, वो चौथी शर्त यह रखी गई कि जो एक दूसरे के प्रदेशों पे हमने अधिकार किया है वह भी हटा दिया जाए। इस प्रकार मंगलोर की संधि मार्च 1784 ईस्वी में हुई और इस संधि के पश्चात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का भी समापन हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में समाप्त हो गया, जो कि कर्नाटक के युद्ध, पोर्टोनोवा के युद्ध, बैकनूर से युद्ध और उसके पश्चात हैदर अली की मृत्यु, और हैदर अली की मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान का शासक बनना और शासक बनते ही लगभग 2 वर्षों तक युद्ध जारी रखना और अंततः मंगलोर की संधि हो जाना। और इस प्रकार हमने द्वितीय आंग्ल मैसूर कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हम अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। आखिरकार तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ है। अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार यह युद्ध कब से कब के बीच में हुआ है। तो 1790 से लेके 1792 ईस्वी तक यह युद्ध रहा। 2 साल तक यह युद्ध चला। अब इस समय जो किस किस के बीच में लड़ाई हुई, तो एक तो जो शासक है मैसूर का टीपू सुल्तान,
टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेज। अब यहां पर हमें अंग्रेज अधिकारी का नाम भी मिलता है। अब अंग्रेज अधिकारी कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस वह अधिकारी है, अंग्रेज अधिकारी है, जिसने इस युद्ध को जारी रखा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखा था। अब यह युद्ध जब प्रारंभ हुआ था तो इस युद्ध के समय जितना भी कुछ हम देखते हैं कि 1790 1792 के बीच में हुआ है, तो आखिरकार इस युद्ध के कारण क्या थे? पहली चीज डिस्कस हम करेंगे कि आखिरकार कारण क्या थे। तो मैं आपको एक बात बहुत बार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बताया, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बनाया, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बताता हूं कि आखिरकार अंग्रेजों को मैसूर राज्य से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है फ्रांस से। फ्रांस से कोई मित्र भारतीय राजा ना हो, भारतीय राजा और फ्रांस कभी जुड़े ना, यह प्रॉब्लम थी उनकी। फ्रांस को वह नहीं आने देना चाहते थे। तो फ्रांसीसियों के साथ में टीपू सुल्तान की भी दोस्ती थी, इस कारण वह उससे ईर्ष्या करते थे। तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, उस युद्ध के समय टीपू सुल्तान की क्या है, काफी कुछ यानी कह सकते हो आप एक तरह से कि उनका जुड़ाव है वो फ्रांसीसियों के साथ में था। अब कारण किसका है? अब की बार जैसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली ने बढ़कर आक्रमण किया था, यहां पर आक्रमण आगे बढ़कर लॉर्ड कॉर्नवालिस करेगा। यहां पर टीपू सुल्तान आगे बढ़कर काम नहीं कर रहा है, यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस। कारण क्या बताते हैं? अंग्रेजों ने कारण बताया, अंग्रेजों की तरफ से यह बात कही गई कि आपने कुस्तुनतुनिया जो कुस्तुनतुनिया का क्षेत्र है, वहां के राजा को आपने क्या भेजा? राजदूत भेजा। टीपू सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया के राजा को राजदूत भेजा। राजदूत कब कब भेजा? एक तो भेजा 1784 ईस्वी में और दूसरा भेजा 1785-86 ईस्वी में। ठीक है, एक तो 1784 ईस्वी में भेजा है, दूसरा 1785-86 ईस्वी में भेजा है। यह दोनों बार आपको राजदूत भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, और यहां पर किसका अधिकार था? उस समय तुर्कों का अधिकार था। ठीक है, तुर्कों का यानी मुस्लिम शासन था यहां पर कुस्तुनतुनिया पर। तो हैदर अली क्या चाहता था कि आखिरकार बाहरी सहायता भी उसे मिले। उस समय भारत में ऐसा कोई व्यक्ति था नहीं। कुस्तुनतुनिया से बाद में फिर इसने क्या किया? फ्रांस में भी इसने क्या किया? राजदूत भेजा। फ्रांस में भी टीपू सुल्तान ने राजदूत भेजा। अब राजदूत जब भेजा तो कब भेजा? 1787 ईस्वी में। कब भेजा? 1787 ईस्वी में राजदूत भेजा गया फ्रांस में। किस चीज के कारण भेजा? इन राज्यों से मित्रता रखने के लिए, मित्रता के लिए इन देशों में राजदूत भेजा गया, फ्रांस में और कुस्तुनतुनिया में। ठीक है, कुस्तुनतुनिया वो क्षेत्र है जो यूरोप और एशिया का बीच का भाग है, जहां से एशिया और यूरोप जुड़ता था, वह राज्य है। फ्रांस में अपना राजदूत भेजना और कुस्तुनतुनिया में अपना राजदूत भेजना, यह एक कारण था कि आखिरकार बोला कि आप क्या हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो? हमारे दुश्मनों को आप क्या करते हो? अपने राजदूत भेज रहे हो, उनसे मित्रता कर रहे हो, तो क्या हमारे विरुद्ध षड्यंत्र हो रहा है? और फिर इसने क्या किया? जब फ्रांस में अपने राजदूत भेजे तो फ्रांस से मित्रता यानी इसने अपनी मित्रता सिद्ध करने के लिए क्या किया? अपने आप को कहा टीपू नागरिक। जब फ्रांस के पास राजदूत भेजा गया तो उसने अपने आप को क्या कहा? टीपू नागरिक। टीपू नागरिक उसने अपने आप को कहा। क्यों कहा? आखिरकार फ्रांस उसको एक क्या करे, एक तरह से कनेक्शन फील हो उनका। फिर फ्रांस में जैसे जैकोबिन क्लब था,
जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब जो है, जो फ्रांस में था, फ्रांस के जो आंदोलन हुए थे उसमें प्रमुख था जैकोबिन क्लब। तो क्या हुआ कि मित्रता सिद्ध करने के लिए उसने मैसूर में भी जैकोबिन क्लब की स्थापना कर दी। यानी एक क्लब क्या है, मैसूर में भी खोला गया ताकि फ्रांसीसियों को काफी कुछ अपनी ओर आकर्षित कर सके और अपनी मित्रता सिद्ध कर सके। और साथ में उसने क्या किया, स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में लगाया। श्रीरंगपट्टनम क्या है, उसकी राजधानी है, वहां पर उसने स्वतंत्रता वृक्ष नामक एक पेड़ लगाया था। और यह तीन जो चीजें हैं यह इसलिए की गई कि किसी भी प्रकार से हो फ्रांस उसका मित्र बन जाए, फ्रांसीसियों को यह सिद्ध हो जाए कि आखिरकार टीपू सुल्तान उनका मित्र बनना चाहता है। तो इस प्रकार यह चीजें हैं जो उसने किए। अब जब यह काम उसने किए ना, तो यह कोई एक यानी अपने आप को फ्रांसीसियों से कनेक्टेड करने के लिए, जोड़ने के लिए, या फ्रांसीसियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए या उन्हें प्रभावित करने के लिए काम किए गए। तो इससे अंग्रेजों के मध्य में संशय उत्पन्न हो गया, उनके मध्य में भेद उत्पन्न हो गया कि आखिरकार क्या यह हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। तो अब हम आगे बात करते हैं, इसके आगे की बात हम करते हैं। ये कारण हो गया जो क्या था। अब क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस था ना, उसने यानी सेना गठित की एक। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये तो बहाने ढूंढ लिए और उसने क्या किया, एक विशाल सेना एकत्रित कर ली। किस चीज के लिए एकत्रित कर ली कि आखिरकार हमें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध छेड़ना है, अब हमें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट करना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने युद्ध का मंशा बना ली थी और उसने क्या किया, उसने अपने आप को एक तरह से क्या कहो कि कूटनीतिक सहायता ली। उसने कूटनीतिक षड्यंत्र रचा। कैसे रचा कि उसने संधि कर ली निजाम प्लस मराठा से। अब निजाम और मराठा से संधि हो रही है, वापस क्या हुआ, त्रिगुट निर्माण हुआ। क्या हुआ है, वापस से त्रिगुट निर्माण किया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जानता था कि आखिरकार अंग्रेजी सत्ता काफी नहीं है टीपू सुल्तान को पराजित करने के लिए। अब उसे आवश्यकता है एक ऐसे सहयोगी की जो कि उसे अधिक से अधिक सशक्त कर सके। तो मराठाओं का सहयोग लिया गया और निजाम का सहयोग लिया गया। और यह जो संधि की गई, इनसे बहुत एक तरह से कस्में खिलवाई गई कि आप यह गुट नहीं छोड़ोगे, क्योंकि 2 बार हो चुका है। पहले हैदर अली के साथ हुए तो भी गुट भंग हुआ, तो अंग्रेजों के साथ थे तो भी गुट भंग हुआ। तो कॉर्नवालिस ये चीज जानता था कि ये गुट भंग हो सकता है, तो उन्होंने पहले ही कस्में देकर एक दूसरे को शर्तों में बांध दिया। तो एक दूसरे को शर्तों में बांधने के कारण अब यह गुट भंग नहीं हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में यह त्रिगुट भंग नहीं हुआ। इससे पहले जो 2 युद्ध हुए उसमें त्रिगुट भंग हुआ है, परंतु यहां पर त्रिगुट युद्ध भंग नहीं हुआ है। अब क्या हुआ कि इन तीनों ने मिलकर संयुक्त सेना का निर्माण किया। क्या किया, संयुक्त सेना का निर्माण किया। अब इन्होंने संयुक्त सेना लेकर एक संयुक्त सेना एकत्रित कर ली। अब इनको चाहिए था बहाना। इनको क्या चाहिए था, बहाना। अब बहाना बना क्या, त्रावणकोर राज्य। ये कहां है, केरल में है। त्रावणकोर राज्य कहां है, केरल में है। त्रावणकोर राज्य ने क्या किया, त्रावणकोर राज्यों ने कोचीन जो क्षेत्र है उसके आसपास का क्षेत्र खरीदना चाहा। ठीक है, त्रावणकोर के राजा ने क्या किया, कोचीन के आसपास के क्षेत्र को खरीदना चाहा, पैसे देकर वो क्षेत्र पाने की कोशिश की, परंतु यह क्षेत्र किसके अंतर्गत आता था, टीपू सुल्तान के अंतर्गत आता था। त्रावणकोर के राजा ने कोचीन क्षेत्र के आसपास को खरीदने की कोशिश की, तो इससे टीपू सुल्तान को बुरा लगा और टीपू सुल्तान ने क्या किया, उस पर आक्रमण कर दिया।
टीपू सुल्तान ने क्या किया? त्रावणकोर पर आक्रमण किया। और त्रावणकोर क्या है? मित्र है इनका, अंग्रेजों का मित्र है। त्रावणकोर का राजा अंग्रेजों का मित्र था। तो आखिरकार क्या हुआ कि अप्रैल 1789 में, ठीक है, अप्रैल 1789 में यह आक्रमण के लिए निकला और 90 तक यानी ये युद्ध चला उनके बीच में। तो ये डेट मिलती है उनके युद्ध की कि 79-18 के बीच में यह युद्ध हुआ। तो जो हमें डेट प्राप्त हुई है उससे यह अनुमान लगता है कि आखिरकार इसने क्या किया? आक्रमण किया। इसने तो 1789 में आक्रमण करना शुरू कर दिया, परंतु हुआ क्या कि त्रावणकोर के पक्ष में आ गए कौन? अंग्रेज। अंग्रेजों के साथ पक्ष में कौन आ गया? मराठा। मराठाओं के पक्ष में साथ में कौन आ गया? निजाम। अब इनकी संयुक्त सेना ने युद्ध किया 1790 में। 1790 में जो युद्ध हुआ उसमें ये क्या हुआ? पराजित हुआ। टीपू सुल्तान क्या हुआ? पराजित हुआ। 1790 ईस्वी में त्रावणकोर राज्य की ओर से अंग्रेज लड़े। त्रावणकोर की सेना, अंग्रेजों की सेना, मराठा सेना, निजाम सेना ने क्या किया कि पराजित किया। किसे? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान अब पराजित हो चुके हैं। टीपू सुल्तान के पराजित होने के पश्चात अब क्या किया कि यहीं पे खत्म नहीं हुए, अब यह जो संयुक्त सेना है वह बढ़ी आगे। तो आखिरकार जब यह युद्ध हुआ तो उसके पश्चात अंग्रेज सेना केवल यहीं पर नहीं रुकी, उसने आगे आक्रमण किया वेलोर, अंबूर, बेंगलोर, इन क्षेत्रों पर क्या किया? विजय प्राप्त की। अब त्रावणकोर की सहायता करने पश्चात अंग्रेजी सेना कहां गई? वेल्लोर गई, अम्योर गई और बंगलोर गई। वहां पर उन्होंने विजय प्राप्त की। और यहां तक विजय प्राप्त करने के बाद में अब यहां पर विजय प्राप्त करने के पश्चात क्या हुआ कि अंग्रेजी सेना, अब अकेली अंग्रेजी सेना कहां पहुंची? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम क्या है? टीपू की राजधानी। तो शुरुआती तौर में टीपू ने अंग्रेजों को पराजित किया। टीपू ने अंग्रेजों को पराजित किया, परंतु वहीं अंग्रेजों की ओर से श्रीरंगपट्टनम में कौन आ गए? मराठा और निजाम आ गए। ठीक है। अब इन तीनों की संयुक्त सेना ने इसे घेर लिया। पहले टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेना से सामना कर लिया, अंग्रेजी पराजित होने लग गए, तभी मराठा आ गए और निजाम आ गए और उन्होंने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। अब क्या है? टीपू सुल्तान क्या हो गया? राजधानी में हो गया बंद। उसे यह अंदाजा नहीं था कि आखिरकार उसे राजधानी के अंदर बंद होना पड़ेगा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि अंग्रेजी, मराठा और निजाम का त्रिगुट ने श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान को कैद कर लिया। अब मरता क्या नहीं करता, यह कहानी यहां पर सिद्ध हो जाती है कि आखिरकार उसे फिर बाद में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। किसको संधि करनी पड़ी? टीपू प्लस कॉर्नवालिस को। टीपू व कॉर्नवालिस को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। कब करनी पड़ी? 1792 ईस्वी में। 1792 ईस्वी में, मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। किस किस के बीच में हुई? टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में हुई। टीपू सुल्तान कॉर्नवालिस के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब श्रीरंगपट्टनम की संधि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792
92 टीपू सुल्तान व लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य हुए। इस पे लघुत्रात्मक क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में हुई, टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य हुई। अब इसकी शर्तें क्या थी? शर्तें तो यही थी, पहली तो चीज है कि एक दूसरे के मित्र रहेंगे और दूसरा युद्ध में सहायता करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात है क्षतिपूर्ति। तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के तौर पे देने थे। अभी तक इससे भयंकर किसी ने नहीं मांगी है क्षतिपूर्ति। 3 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति की राशि मांगी गई अंग्रेजों के द्वारा और टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए देने थे। और जब तक यह रुपए नहीं चुकाएगा तब तक उसके 2 पुत्र क्या हैं, गिरवी रहेंगे, ठीक है। गिरवी, ठीक है। टीपू सुल्तान के 2 पुत्र गिरवी रहेंगे किसके पास में? मद्रास फोर्ट में। मद्रास जो फोर्ट है वहां पर गिरवी रहेंगे टीपू सुल्तान के 2 पुत्र, जब तक आप 3 करोड़ रुपए नहीं चुका देते। एक दूसरे के मित्र रहेंगे और युद्ध में सहायता करेंगे एक दूसरे की। अब क्या हुआ? आधा राज्य अंग्रेजों को मिला, इससे आधा राज्य अंग्रेजों को मिल गया। अब अंग्रेजों को यहां से कौन कौन से प्रदेश मिले? आखिरकार कौन कौन से प्रदेश मिले? उस समय के सबसे उपजाऊ प्रदेश उसे प्राप्त हुए। एक तो हुआ 12 महल, 12 महल का क्षेत्र उसे प्राप्त हुआ। दूसरा हुआ उसे मालाबार, जो मालाबार का तट है ना, तटीय क्षेत्र, तो समुद्र पर और उसके आसपास के तटीय क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। 12 महल का उपजाऊ क्षेत्र मिल गया, मालाबार क्षेत्र मिल गया और उन्होंने डिडिंगुल जो दुर्ग है, डिडिंगुल का क्षेत्र है, उस पर भी अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार यह क्षेत्र किसके अधीन आ गए? इनके अधीन आ गए। तो अब यह क्षेत्र आने के बाद में अब बात आती है कि इसके जो त्रिगुट हैं, अंग्रेजों को तो ये मिल गया, अब निजाम को क्या मिला है, ठीक है। आखिरकार अंग्रेजों को तो ये मिल गया, आधा राज्य मिल गया, 3 करोड़ रुपए मिल गए, 12 महल, मालाबार, डिडुंगुल क्षेत्र मिल गया। अब आखिरकार निजाम को क्या प्राप्त हुआ है? तो निजाम को यहां पर पन्नार क्षेत्र प्लस कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र मिला। क्या मिला? पन्नार क्षेत्र, कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र प्राप्त हुआ निजाम को। और निजाम के बाद में अब मराठाओं को क्या मिला है? ठीक है, तो मराठाओं को मिला है तुंगभद्रा नदी के आसपास का क्षेत्र, तुंगभद्रा नदी के उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। तो पन्नार भी एक नदी है, तुंगभद्रा भी नदी है, कृष्णा नदी भी है, 12 महल उपजाऊ क्षेत्र है, मालाबार तटीय क्षेत्र है, डिडिंगुल दुर्ग है। इस तरीके से जहां से टीपू सुल्तान को पैसा मिल सकता था, जहां से टीपू सुल्तान के लिए कह सकते हैं कि जितना भी धन आ सकता था, सारे धन के क्षेत्र किन्होंने ले लिए? अंग्रेजों ने। मराठाओं ने तुंगभद्रा नदी का उत्तरी क्षेत्र, निजाम ने पन्नार क्षेत्र, कृष्णा नदी का क्षेत्र, और अंग्रेजों के पास में 12 महल, मालाबार और डिडिंगुल, 3 करोड़ रुपए मिले उसे, 2 पुत्र गिरवी रख लिए और एक दूसरे के मित्र रहने की बात कर ली। तो इस प्रकार जो हमारा है दूसरा जो टॉपिक है आंग्ल मैसूर युद्ध का कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर हो गया, द्वितीय आंग्ल मैसूर हो गया। अब हम बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कब हुआ? 1799 ईस्वी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 ईस्वी। इस समय अंग्रेज कौन था?
1799 ईस्वी में अंग्रेज कौन था? वेलेजली। ठीक है, उस समय अंग्रेज था वेलेजली। और फिर इसके पश्चात वर्सेस कौन है? टीपू सुल्तान। ठीक है, दूसरी ओर कौन है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान और वेलेजली के मध्य चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। वेलेजली ने युद्ध के क्या कारण बताए? बहुत छोटा सा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो वेलेजली ने कारण क्या बताए कि आखिरकार आप हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। अब षड्यंत्र रचने में कौन कौन शामिल है? षड्यंत्र के लिए कहा कि आप मराठाओं से बातचीत करते हो, आप निजाम से बात कर रहे हो। तो यह तो उस समय के तत्कालीन भारतीय राजा हुए, इनके साथ मिलकर हमसे लड़ना चाहते हो। प्लस आपने फ्रांस के साथ आपकी मित्रता है और फ्रांस के साथ मिलकर भी आप हमसे युद्ध करना चाहते हो। तो यह कारण बताया गया कि आप हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। टीपू सुल्तान को ये बात कही कि आप हमारे लिए फ्रांस से सहायता मांग रहे हो, मराठा और निजाम से सहायता मांग रहे हो, तो मैं किस प्रकार से आप पे भरोसा कर लूं। इसलिए वेलेजली ने क्या किया? चतुर्थ आंग्ल मैसूर की घोषणा कर दी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर के लिए बहाना बनाया गया षड्यंत्र रचने का, बाकी ऐसा कुछ था नहीं। टीपू सुल्तान उस समय ऐसी कुछ भी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि आधा राज्य चला गया, 2 बेटे गिरवी हैं। तो आखिरकार उस समय ऐसी स्थिति में वो नहीं था कि वह युद्ध करे, परंतु वेलेजली ने आगे बढ़कर युद्ध की घोषणा कर दी। और यह युद्ध कब प्रारंभ हुआ? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ अप्रैल 1799 ईस्वी में। अप्रैल 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के राज्य पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। आक्रमण करके टीपू सुल्तान का जो राज्य है उसे जीतना प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार क्या कहें कि हम ये कहें कि मई 1799 में वो कहां पहुंच गए? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, मई 1799 में वो कहां पहुंच गए? श्रीरंगपट्टनम। अप्रैल 1799 में युद्ध की शुरुआत हुई है, घोषणा हो चुकी है और टीपू सुल्तान के राज्य को जीतना शुरू कर चुके हैं। और मई 1799 में कहां पहुंच चुके हैं? श्रीरंगपट्टनम। और श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया गया। श्रीरंगपट्टनम के क्षेत्र को उस समय घेर लिया गया था। और घेरने के पश्चात 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान मारा गया। अब क्या हुआ कि 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान मारा गया और इस प्रकार मैसूर राज्य समाप्त हो गया। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान मारा गया और मरने के पश्चात कोई भी टीपू सुल्तान का उत्तराधिकारी नहीं बचा। अब टीपू सुल्तान का जो परिवार था उसको क्या किया गया? वेल्लोर में कैद कर लिया गया। वेल्लोर में कैद में रखा गया, यानी उन्हें बंदी बना लिया गया वेल्लोर में। तो टीपू सुल्तान के परिवार को, पूरे परिवार को वेल्लोर में बंदी बनाया गया। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम दुर्ग के गेट पर लड़ते हुए टीपू सुल्तान मारा गया। यानी टीपू सुल्तान कहां मरा है? श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग के गेट पर मरा है। और इस प्रकार चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। अब इसका परिणाम क्या निकला? अब सत्ता वापस किसके हाथ में आ गई? वाडियार वंश के पास में। ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु पश्चात अंग्रेजों ने क्या किया? वाडियार वंश का एक व्यक्ति था कृष्णराज तृतीय, उसको गद्दी पर बैठा दिया। इस प्रकार 1799 ईस्वी में पुनः मैसूर की सत्ता वाडियार वंश के हाथ में आ गई और इस प्रकार हमारे आंग्ल मैसूर युद्ध कंप्लीट होते हैं। अब हम बात आगे करेंगे कि आखिरकार टीपू सुल्तान था क्या। तो टीपू सुल्तान के बारे में हमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ तो इसमें आ चुका है। जैकोबिन क्लब, नागरिक टीपू और इसके अतिरिक्त उसने क्या क्या किया है वो सब बातें हम कर चुके हैं। टीपू सुल्तान के बारे में हमने उसकी मृत्यु तो बताई दी है 4 मई 1799। तो 1750 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में हुआ था और मृत्यु 1799
1799 ईस्वी में हुई है। पिता का नाम इसका क्या है? हैदर अली। ठीक है, हैदर अली इनके पिता थे। शिक्षा व्यवस्था और इसको जो शस्त्र विद्या है वो बहुत अच्छे से प्राप्त थी। एजुकेटेड व्यक्ति था उस समय का। इसका फ्रांस के साथ ज़्यादा मैत्रीपूर्ण व्यवहार था। और इसने क्या किया, जो फ्रांस है ना, फ्रांस, उसके साथ मिलकर रॉकेट्स बनाए थे इसने। 500 रॉकेट मिले थे। जब एक तरह से टीपू सुल्तान का अंत हो गया, अंग्रेजों ने जब खोजा, हर चीज को खोजा, तो उन्हें दिखा कि 500 रॉकेट उनके प्राप्त हुए थे टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान के पास में उस समय के 500 रॉकेट थे। तो उस समय का एक साइंटिस्ट व्यक्ति था। गोला बारूद उसके पास इतना अधिक था कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और इसके अलावा यानी हम बात कर चुके हैं कि यह पिता की मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठा था। तो दिसंबर में बैठा था यह गद्दी पर, 1794 समथिंग बैठा था, 1792 ईस्वी में, सॉरी 1792 नहीं, सॉरी, यह बैठा था 1782 दिसंबर 1782 को यह गद्दी पर बैठा था। हैदर अली की मृत्यु के बाद में यह गद्दी पर बैठा। इसने रॉकेट्स बनाए थे और हैदर अली ने एक इसे उपाधि प्रदान की थी, मैसूर का शेर। ठीक है, मैसूर का शेर की उपाधि हैदर अली ने टीपू सुल्तान को प्रदान की थी। तो 1750 में जन्म, 4 मई 1799 में इसका अंत हो गया। दिसंबर 1782 में गद्दी पर बैठा। और जब ये 18 वर्ष का था तभी से इसने अंग्रेजों से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया था। मैसूर का शेर भी इसे कहते हैं। इसे फ्रांसीसियों के साथ मिलकर बारूद तैयार की, अपनी सेना तैयार की, नौसेना तैयार की, 500 रॉकेट भी तैयार किए उसने। और इस प्रकार कह सकते हो टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी सहयोग के लिए जैकोबिन क्लब स्थापित किया, नागरिक टीपू कहलाया खुद को। और इसके अलावा अपने आप के लिए क्या किया उसने, एक स्वतंत्रता वृक्ष भी स्थापित किया। तो टीपू सुल्तान का समय यानी कह सकते हो कि काफी कुछ संघर्ष भरा था। उसके 2 पुत्र गिरवी भी रखे गए, तो बहुत संघर्षपूर्ण उसकी स्थिति रही।